तो आज नेक्स्ट जो आइसोटोपिक लेबलिंग में ही नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेबल लोकेशन की। तो किस जगह पे लेबलिंग की जानी है उसके हिसाब से मेनली दो लोकेशंस हैं हमारे पास। या तो हम इंड लेबलिंग कर सकते हैं, यानी कि 5 प्राइम इंड पे या 3 प्राइम इंड पे लेबलिंग कर दिए, या यूनिफॉर्म लेबलिंग कर सकते हैं। इसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल है टारगेट, उसमें थ्रू आउट लेबलिंग होती है, ऑल अलोंग द मॉलिक्यूल लेबलिंग हो जाती है। तो इंड लेबलिंग के भी दो तरीके हैं, 5 प्राइम इंड से लेबलिंग की जा सकती है, 3 प्राइम इंड। उसी तरह से यूनिफॉर्म लेबलिंग के भी दो तरीके हैं, निक ट्रांसलेशन और रैंडम प्राइमिंग। ये दो तरीके हैं। तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म लेबलिंग देखेंगे, फिर इंड लेबलिंग देखेंगे। तो निक ट्रांसलेशन के थ्रू जो लेबलिंग होती है वो कैसे होती है, इसको समझते हैं। तो निक ट्रांसलेशन जो मैकेनिज्म है उसमें तीन एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। एक तो पैंक्रियाटिक डीएनएज 1 जो कि एक एंडोन्यूक्लियस है, बीच में से कट लगाएगा। दूसरा है ई कोलाई का डीएनए पॉल 1, और फिर डीएनए लाइगेज। तो तीन एंजाइम्स जो है मिलके ये निक ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म लेबलिंग की परफॉर्म करते हैं। मैकेनिज्म डायग्राम से समझना बहुत आसान है। जैसे सपोज करें हमारे पास एक टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल है। सो दिस इज द टारगेट डीएनए, इसकी लेबलिंग करनी है। डीएनएज 1 से इसका ट्रीटमेंट करते हैं सबसे पहले। तो डीएनएज 1 चूंकि एक एंडोन्यूक्लियस है, इसलिए ये निक क्रिएट करेगा रैंडम साइट्स पे, दोनों स्ट्रैंड्स में। टारगेट डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में ये निक क्रिएट करेगा। यहाँ पे एक स्ट्रैंड का एग्जांपल लेके दिखाया गया। तो सपोज करें कि इस लोकेशन पे निक क्रिएट हो गया है, दिस इज द निक पॉइंट। कलर ही नहीं दिख रहा है, दिस इज द निक पॉइंट। तो निक यहाँ पे क्रिएट हुआ। इधर जहाँ पे निक क्रिएट होगा तो ये 5 प्राइम एंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, और उसके जस्ट बगल में फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा जो कि 5 प्राइम एंड की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। इसके बाद जो सेकेंड एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, तो इसका काम क्या है? इस जाहिर सी बात है पॉलीमरेज है तो ये क्या करेगा, डीएनए को रेप्लिकेट कराएगा। अब किस तरीके से रेप्लिकेट कराता है ये देखने वाली बात है। साथ ही साथ इंक्यूबेट करते हैं विथ रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तमाम तरीके के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे P32 S35 का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा कि ये जो 3 प्राइम OH क्रिएट हुआ है, इसको हम लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। तो ये जो 3 प्राइम OH ग्रुप क्रिएट हुआ है, यहां से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। और साथ ही साथ चूंकि डीएनए पॉलीमरेज जनरली हम जानते हैं कि ई कोलाई का जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है वो डीएनए के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 यूज करने का पर्पज ये है कि इस पॉल 1 की 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। तो क्या करेगा कि ये रेप्लिकेशन तो कराएगा ही, साथ इस 5 प्राइम एंड से ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको रिमूव करना भी शुरू करेगा, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करेगा अपने। तो यहां से जैसे जैसे ये रिमूव करता जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, वैसे वैसे 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन भी करता चला जाएगा। और चूंकि इंक्यूबेट किया गया है विथ रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, तो जो नए न्यूक्लियोटाइड्स इनकॉर्पोरेट होंगे दे विल बी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। तो इसलिए यहाँ पे कलर चेंज दिखाया जा रहा है। तो रिमूव भी कर रहा है पुराने न्यूक्लियोटाइड्स को और नए रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड भी करता चला जा रहा है। तो सही ठीक है, काम कर रहा है। तो अब ये प्रोसेस जो है थ्रू आउट रन करेगी। टाइमिंग और एंजाइम की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितना लंबा सेगमेंट जो है ये रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड जिसमें ऐड करेगा।
फाइनली क्या होगा कि जो यहाँ पे निक बना हुआ है उसको ये लाइगेज एंजाइम जो है वो सील कर देगा। ठीक, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रैंड है, ये जो टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें इतनी लेबलिंग हो गई, और ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द डीएनए पॉल 1। ये तो हो गया तरीका रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करके सिंथेसिस कराने का। नॉन रेडियो एक्टिव लेबलिंग भी की जा सकती है। तो इसमें क्या करते हैं कि डिजॉक्सीजेनिन या बायोटिन मॉइटी को डीएनटीपी एनालॉग से अटैच कर देते हैं, और रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स की जगह ये एनालॉग डीएनटीपीज जो है, केमिकली सिंथेसाइज्ड डीएनटीपी जिनके साथ डिजॉक्सीजेनिन या बायोटिन अटैच्ड है, इसको यहाँ पे इंक्यूबेट कर देते हैं। तो वो नॉन रेडियो एक्टिव लेबलिंग तरीका हो गया। तो अब हमको समझ में आ गया कि निक ट्रांसलेशन। अब निक ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब सिंपली यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस से नहीं कंफ्यूज होना है। निक जो है, निक से स्टार्ट करके और स्ट्रैंड के एक मतलब सिंगल स्ट्रैंड को या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन कह रहे हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज निक ट्रांसलेशन। तो ये क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म लेबलिंग का एक तरीका हो गया। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें हैं जो हमने अभी एक्सप्लेन की हैं। तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म है। बस आपको ये 3 एंजाइम्स याद रखने हैं, और तीनों का रोल क्या है ये तो हमको मालूम ही है। तो सबसे क्रिटिकल एंजाइम इसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 है, बिकॉज ऑफ इट्स 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये हो गई एक मैकेनिज्म। फिर दूसरी जो यूनिफॉर्म लेबलिंग की मैकेनिज्म है, जिसको हम रैंडम प्राइमिंग कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइमर्स का इस्तेमाल करते हैं, रैंडम सीक्वेंसेस वाले प्राइमर का। मतलब कोई वेल डिफाइंड सीक्वेंस नहीं है, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया गया इन प्राइमर्स को, और इन प्राइमर्स का जो साइज होता है वो 6 बेस या उससे लंबा हो सकता है। फिर क्या करेंगे, फिर वही हमारा ये जो टारगेट डीएनए है जिसकी लेबलिंग हमको करनी है, तो टारगेट डीएनए हमने लिया, इस टारगेट डीएनए का डीनेचुरेशन कर दिया। जब डीनेचुरेशन कर देंगे तो ये सिंगल स्ट्रैंड में तब्दील हो जाएगा। डीनेचुरेशन करने के बाद फिर एनिलिंग होगी किसकी, इन्हीं रैंडम प्राइमर्स की जो हमने पहले सेलेक्ट किया था। रैंडम प्राइमर्स बेस्ड ऑन सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटरिटी जगह जगह जाके जुड़ जाएंगे, जहां जहां इनको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस पूरे डीएनए में मिलेगा। तो ये रैंडम प्राइमर्स हो गए ब्लू कलर में जो दिखाया जा रहा है। इसके बाद क्लिनोफ्रेगमेंट, क्लिनोफ्रेगमेंट याद है कुछ, बैक्टीरिया के एंजाइम का एक हिस्सा, एनीवन? जी सर। है ना क्लिनोफ्रेगमेंट? मैंने पॉल 1 को एंटी सब्स्टिलिन से शायद से डाइजेस्ट करते थे ना? डाइजेस्ट करते थे, तो हाँ फ्रेगमेंट जो क्लिनो फ्रेगमेंट होता था उसमें 5 प्राइम, यहाँ वैसे भी लिखा हुआ है हाँ, यहाँ लिखा है तो खैर। फ्रेगमेंट में, तो पॉलीमरेज और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती थी 3 प्राइम to 5 प्राइम। यस यस, ठीक है। तो ये क्लिनोफ्रेगमेंट बेसिकली डीएनए पॉल 1 से ही डिराइव्ड है। तो इसकी खासियत ये होती है कि इसमें 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। तो इट लैक्स 5 प्राइम 3 प्राइम, जो अभी ऊपर हमने देखा कि वहां पे चाहिए थी, यहां पे उसकी जरूरत नहीं है। और इस वजह से जो एडजेसेंट प्राइमर्स हैं उनके बीच का सिर्फ गैप फिल करता है, ये रिमूव नहीं करेगा कुछ, सिर्फ गैप फिलिंग का या हम कहें सिंथेसिस का काम करेगा। तो क्लिनो फ्रेगमेंट यहाँ पे डाल दिया गया, और साथ ही साथ डीएनटीपी और लेबल्ड डीएनटीपी दोनों डाले गए, ताकि सिंथेसिस जो है वो चलती रहे। सब बहुत ज़्यादा लेबल्ड डीएनटीपीस डालने की ज़रूरत नहीं है हमको। लेबलिंग हमको बस पता करना है ना कि टारगेट डीएनए लेबल्ड हुआ कि नहीं हुआ। एक एक न्यूक्लियोटाइड लेबल्ड हो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो दोनों के मिक्सचर को यहाँ पे ऐड कर दिया गया, लेबलिंग हो जानी चाहिए बस। तो फिर क्या करेगा ये इन प्राइमर्स को ऐसे एक्सटेंड करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसिस इसकी होगी। तो ये एक्सटेंड करता रहेगा, और जैसे जैसे ये एक्सटेंड करेगा वैसे वैसे लेबलिंग जो है वो डीएनए की होती जाएगी। तो ये भी एक सिंपल सा तरीका है रैंडम प्राइमिंग का।
तो ये हो गया यूनिफॉर्म लेबलिंग। अब बात करते हैं एंड लेबलिंग की। एंड लेबलिंग कैसे करते हैं? तो दो एंड्स हैं डीएनए में, थ्री प्राइम और 5 प्राइम। तो 3 प्राइम एंड की लेबलिंग कैसे करते हैं? एक सिंपल सा एंजाइम है, उसी से सब हो जाता है काम, बहुत सिंपल है। काफ थाइमस टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफेरेज, ये एक एंजाइम है। ऑल्दो इसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अकेले ही काम कर रहा है तो नाम बड़ा होना चाहिए। ये कैसा एंजाइम है? ये टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफेरेज, या इसको शॉर्ट में TDT भी कहते हैं। तो ये जो एंजाइम होता है, ये एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमरेज है, यानी कि इसको नया न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट करने के लिए किसी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है। ये बिना टेम्पलेट के नए न्यूक्लियोटाइड को किसी स्ट्रैंड में इनकॉर्पोरेट कर सकता है। लिखा हुआ है, इट इनकॉर्पोरेट्स DNTPs या लेबल्ड DNTPs टू द 3 प्राइम OH एंड। तो 3 प्राइम OH एंड की तरफ ये नए NTPs को ऐड करता रहता है, वो चाहे सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो या आरएनए ही क्यों ना हो। और ये जो प्रोसेस होती है एडिशन ऑफ DNTPs, ये इरिवर्सिबल होती है। यानी कि इरिवर्सिबल का मतलब कि खुद से इसको रिमूव नहीं करेगा, बाकी दूसरे एंजाइम डाल दिए जाएं तो वो तो हटा ही देंगे। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है कि 3 प्राइम एंड पे होमो या हेटेरो पॉलीमेरिक टेल्स जो है वो ऐड की जा सकती हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है, मान लीजिए सपोज 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। तो इस एंड पे हेटेरो पॉलीमेरिक टेल या होमो पॉलीमेरिक टेल कुछ भी बन सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक जैसा न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, सिर्फ ए ही एडेनिन ही ऐड कर रहे हैं, तो होमोपॉलीमेरिक टेल हो गई। उसके साथ कुछ और लगा देंगे तो हेटेरो भी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है ये। साथ ही साथ भाई पॉलीमेरिक टेल तो बना रहा है ये, लेकिन अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट करना हो 3 प्राइम एंड पे, तो उसके लिए भी इस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज यूज्ड आल्सो फॉर इनकॉर्पोरेटिंग सिंगल न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। एनालॉग मतलब कि फिर केमिकली सिंथेसाइज किया गया है। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास अल्फा P32 कॉर्डिसेपिन 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड ही है, उसका एनालॉग है बेसिकली, डिटेक्ट करने के लिए स्पेशली। तो इकलौता न्यूक्लियोटाइड भी अटैच कर सकता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड भी। कहाँ अटैच करेगा? 3 प्राइम एंड पे। किस तरीके से अटैच करेगा? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। और साथ ही साथ अगर 3 प्राइम पे ओवरहैंग एंड्स मौजूद होंगे तो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा बनिस्बत ब्लंट एंड्स के। तो यहाँ पे तो हमने जो बनाया है वो ब्लंट एंड है, जहाँ 5 प्राइम खत्म हो रहा है वहीं पे 3 प्राइम भी खत्म हो रहा है। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो, इस तरीके का कुछ मामला हो, तो ये 3 प्राइम एक्सटेंड कर जा रहा है एक साइड पे, तो यहाँ पे ये ज़्यादा आसानी से न्यूक्लियोटाइड्स को इनकॉर्पोरेट कर देगा। बस यही सिंपल सी बात है। तो बहुत सिंपल है 3 प्राइम एंड लेबलिंग। बस ये एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमरेज है। फिर है 5 प्राइम एंड लेबलिंग, या इसको हम काइनेज एंड लेबलिंग भी कहते हैं। ऑल्दो इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो होता है वो एक एंजाइमेटिक तरीका है, जहाँ पे हम T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका एक केमिकल तरीका है, जहाँ पे सेंसिटाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को मॉडिफाई किया जाता है फॉस्फोरामिडाइड से। और तीसरा जो तरीका है, इसमें लिखा हुआ है कंबाइंड मेथड, तो इसमें दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एंजाइमेटिक और केमिकल दोनों मेथड्स को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो ये कंबाइंड मेथड हो गया। हमको डिटेल में कौन सा देखना है? एंजाइमेटिक मेथड। अब देखते हैं। तो ये जो एंजाइमेटिक मेथड है, इसमें 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं एक्सचेंज रिएक्शन। समझते हैं दोनों क्या है फॉरवर्ड और एक्सचेंज रिएक्शन।
देखिए जैसे ये वाली कौन सी है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये ऊपर वाली। तो इसमें क्या हो रहा है, ये है हमारा डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में तब्दील कर लिया गया है, तो इसी की लेबलिंग हमको करनी है। एंड लेबलिंग करनी है, किस एंड पे करनी है, 5 प्राइम एंड पे लेबलिंग करनी है। सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे हम एंजाइम एल्केलाइन फॉस्फेटेज। तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा, 5 प्राइम एंड पे ये जो फॉस्फेट अटैच्ड है इसको रिमूव कर देगा, और जैसे ही यहां से फॉस्फेट रिमूव होगा यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो अपीयर हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फेट हट गया तो अब 3 प्राइम OH यहाँ पे दिख रहा है। एंड तो ये 5 प्राइम ही है, लेकिन फॉस्फेट सिर्फ रिमूव कर रहा है ये, तो अब OH मिला तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट रिमूव्स अनलेबल्ड फॉस्फेट रेसिड्यू फ्रॉम 5 प्राइम एंड एंड क्रिएट्स एन OH ग्रुप एट 5 प्राइम एंड। दोनों साइड अब OH हो गया इसको, अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप में जो दूसरा एंजाइम यूज करेंगे वो होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। और काइनेज है अगर तो जाहिर सी बात है फॉस्फोराइलेशन करेगा। ये फॉस्फोराइलेशन कैसे करता है, ये लेबल्ड गामा फॉस्फेट को ATP से निकालता है और इस 5 प्राइम एंड पे ले आके जोड़ देता है। भाई 3 फॉस्फेट होते हैं ना ATP में, तो अल्फा बीटा गामा उनको कहा जाता है, तो गामा मतलब सबसे आखिरी वाला। तो उस गामा फॉस्फेट को ATP से निकाला काइनेज, और उसको कहाँ पे ला के ऐड कर दिया, 5 प्राइम पे OH को रिमूव किया, वहाँ फिर से फॉस्फेट। तो फायदा क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे अब जो फॉस्फेट अटैच हुआ है वो कैसा है, लेबल्ड फॉस्फेट, यानी ATP जो होगा उसके जितने भी फॉस्फेट या फॉस्फोरस एटम्स होंगे दे विल बी लेबल्ड। लेबलिंग हो गई, 5 प्राइम एंड पे लेबलिंग हो गई। दूसरी जो रिएक्शन होती है जिसको हम एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज ही, जबकि यहाँ ऊपर वाले में 2 एंजाइम एल्केलाइन फॉस्फेटेज और पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज इस्तेमाल हो रहे थे। अब यहाँ ये क्या करता है, तो एक्सचेंज रिएक्शन में ये जो एंजाइम है ये पहले स्टेप में 5 प्राइम एंड का जो फॉस्फेट है डीएनए में उसको ADP पे ट्रांसफर कर देता है। तो जैसे ही ADP को ये 5 प्राइम एंड वाला फॉस्फेट मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ATP फॉर्म हो जाएगा, यहां पे हमको दिख रहा है। अब यहां से फॉस्फेट रिमूव हो गया तो फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पे बचा। नेक्स्ट स्टेप में एग्जैक्टली सेम रिएक्शन ये परफॉर्म करता है जैसा ऊपर कर रहा था, ठीक है, एकदम वही लिख दिया है हमने। तो नेक्स्ट स्टेप में ये एंजाइम लेबल्ड गामा फॉस्फेट को जो कि ATP में मौजूद है 5 प्राइम एंड पे ट्रांसफर कर देता है, ये आ गया लाल वाला। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 5 प्राइम एंड की लेबलिंग हो गई। तो ये 2 मेथड्स होते हैं 5 प्राइम एंड की लेबलिंग के लिए। बाकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फिगर का लिखा हुआ है, तो इससे आप बाद में पढ़ने के लिए समझने के लिए इस्तेमाल इसका कर सकते हैं।